अच्छा जी, आज हमारे पास जनरल नॉलेज के मिक्स मिक्स अचार है आज हमारे पास। तो अच्छा लास्ट, चलो उसको लास्ट एक लेक्चर में एक करेक्शन है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो यूएस के रिलेटेड है, तो यूएस हिस्ट्री के भी आज दो तीन हैं, तो वहाँ मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा एक चीज़। अच्छा जी, गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो सी हैं, जिनका अब नाम चेंज करके क्या हो गया, ट्रम्प हाइट्स। गोलन हाइट्स का गोलन हाइट्स का नया नाम क्या है जी, ट्रम्प हाइट्स। ट्रम्प साहब जो आए थे, उन्होंने कहा था भाई मेरे नाम पे रख दो। तो ट्रम्प हाइट जो सा है, तो 1967 की जो जंग हुई, तीन जंगें हुई हैं इंपॉर्टेंट वैसे तो। तीन जंगें इसराइल की और फलस्तीन के दरमियान। तो उसमें जो 1967 की जो जंग थी, उसके अंदर गोलन हाइट्स जो सी हैं वो इसराइल ने कब्जे में ले ली थी। और ये गोलन हाइट जो सी हैं वो कौन किस मुल्क की से ताल्लुक रखती हैं, या किस मुल्क से पास थी, जो इसराइल ने 1967 की जंग के अंदर उनसे ये ऑक्युपाई कर ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो वो मुल्क था हमारे पास सीरिया। ठीक है, सीरिया, शाम जिसे हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन। इसराइल एंड पीएलओ। पीएलओ क्या है, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पीएलओ, पीपल्स लिबरेशन, सॉरी सॉरी पीपल लिबरेशन आर्मी तो चाइनीज की है। पीएलओ जो सी है, फलस्तीन है। पीएलओ क्या है आपकी, फलस्तीन क्या कहते हैं आपकी, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी तो आपकी चाइना की। पीएलए जो सी है वो आपकी क्या है, वो आपकी चाइना की है। तो पीएलओ जो सी है, पीएलओ है ये आपकी फलस्तीन, पी से फलस्तीन या पी से फलस्तीन, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके दरमियान उन्होंने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया था ओस्लो एकॉर्ड्स के अंदर। 1993 के अंदर ये ओस्लो एकॉर्ड्स हुए थे। तो ये भी 2022 का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ओस्लो एकॉर्ड्स हुए थे, उसके अंदर जो था इसराइल ने और पीएलओ ने एक दूसरे को क्या कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये हम जो सा है, पहले पीएलओ जो सा है वो इसराइल को नहीं मानती थी कि आपने कब्जा किया हुआ है, आप तो एक मुल्क ही नहीं है। तो उन्होंने पीएलओ एक जमात है, उसको फलस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव तस्लीम कर लिया था। और पीएलओ ने इसराइल को एज अ कंट्री तस्लीम कर लिया था ओस्लो एकॉर्ड्स के अंदर, जो कि 1993 में हुए थे। अच्छा, इसके रिलेटेड एक चीज है, टोटल अमेंडमेंट्स इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन कल मैंने आप लोगों को बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमने चीजें देखी थी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल अगर आप लोगों से एक चीज पूछी जाती है, वो हमारे पास क्या है कि उसके अंदर टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, सॉरी अमेंडमेंट्स कितनी हुई हैं। तो वो आपके पास 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। और कल उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर एक करेक्शन थी, वो मैंने फिर बाद में उसको चेंज कर दिया था। कि मैंने कल बताया था कि जो एक तो हमने देखा था ना, स्लेवरी खत्म हुई, वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो स्लेवरी जब खत्म हुई अब्राहम लिंकन के दौर के अंदर, तो तब जो सा है 13th अमेंडमेंट आई थी, मैंने कल आप लोगों को बताया था। फिर मैंने ये बताया था आप लोगों को कि एक 23rd अमेंडमेंट आई थी, और उसके तहत जो सा है वो ज्यादा हकूक जो सा है मिले थे। वो जब मैंने आपको बताया था कि सिविल राइट मूवमेंट चली थी ना, तब मैंने बताया था। तो वो मैंने स्लाइड में से एमसीक्यूज निकाल दिया, क्योंकि वो गलत था। 23rd अमेंडमेंट जो सी है वो सिविल राइट्स के हवाले से नहीं थी, वो एक और एक्ट आया था, सिविल राइट्स एक्ट आया था 1960s के अंदर। तो वो 23rd अमेंडमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने स्लाइड से निकाल दिया था। उस टाइम भी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा था, मैंने कहा कल मैं इसको बता दूंगा, ठीक हो गया। तो वो आप लोगों ने याद रख लेना है, उसको जहन से निकाल देना कि 23rd अमेंडमेंट जो सी है ना, वो किसी सिविल राइट्स के हवाले से नहीं थी। तो वो आपने उसको याद रख लेना है। और दूसरा अगर याद रखनी है तो 15th अमेंडमेंट, मैंने कल सारी अमेंडमेंट्स इनको बारी बारी पढ़ा है। तो 15th अमेंडमेंट याद रख लेना है, एक अगर रखनी होगी। 15th अमेंडमेंट क्या थी, 15th अमेंडमेंट थी जिसके अंदर जो ब्लैक पीपल थे, स्लेवरी खत्म हुई 13th अमेंडमेंट के तहत, लेकिन जो ब्लैक पीपल थे उनको 15th अमेंडमेंट के तहत राइट टू वोट का इख्तियार दिया गया। पहले तो उनके पास जुल्म बड़े होते थे ना, पहले तो स्लेव बनाना उनके पास तो कोई राइट्स ही नहीं थे। तो जब उनकी स्लेवरी को खत्म किया गया 13th अमेंडमेंट के तहत, फिर उनको वोट का इख्तियार दिया गया 15वीं तरमीम के तहत। तो अगर याद करना हो तो 15th अमेंडमेंट को याद कर लेना, वो 23rd जो मैंने बताया था उसको कर लेना। हाँ, बिल्कुल ऐसे 13, 14, 15 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बस 14 को छोड़ दो। हमारी हमारी 26 है जी, हमारी 27 नहीं है, हमारी 26 तरमीम हुए हैं आइन के अंदर, वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा जी, यूएसएसआर, कल भी मैंने डिस्कस किया था यूएसएसआर। यूएसएसआर जो सा है आपका सोवियत यूनियन, 1991 के अंदर जो सा है ये खत्म हो गया था आपका यूएसएसआर। तो इसके अंदर मेन इन्फ्लुएंस क्या था, वो कम्युनिज्म था। वो क्या था, कम्युनिज्म। ये कोल्ड वॉर जो आपकी चल रही थी, कोल्ड वॉर में बेसिक मसला क्या था, एक साइड पे कैपिटलिज्म था जो अमेरिका के अंदर था, और एक साइड पे कम्युनिज्म था जिसको यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो सा है वो आपके क्या है, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ये दोनों आपकी आइडियोलॉजीज थी जिसकी वजह से ये कोल्ड वॉर जो चलती रही। तो ए ऑप्शन कम्युनिज्म। वैसे ये बताओ, ये नाजिज्म, नाटजी, नाटजी जिनको कहते हैं, नाटजी,
कि नाटजी जोन से हैं ये कौन से इलाके के अंदर पाए जाते थे। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, चलो ये सवाल सामने है ना, इसी बहाने आप लोगों को भी पता लग जाए। ये पेशावर जल्मी को आज क्या हो गया, 13 ओवर 160, माशाल्लाह। जर्मनी, जो नाटजी थे ना, नाटजी, ये आपके जर्मनी के अंदर थे। ये आपके कहाँ थे जी, जर्मनी के अंदर, जो हिटलर था आपका। और फाशिज्म, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से, बल्कि गया भी है। तो बनीतो मुसोलिनी साहब थे, एक बंदा था, उसका क्या नाम था, बनीतो मुसोलिनी। इटली, फाशिज्म की जो मुहिम है, फाशिज्म जो स्टार्ट हुई, ये आपकी कहाँ थी, ये इटली में। नाटजिज्म जो सी है, ये आपकी नाटजी जिनको कहते हैं, और ये आपकी जर्मनी। और कैपिटलिज्म यूएसए, और कम्युनिज्म जो सा है ये आपका सोवियत यूनियन को उसके हवाले से कहा जाता है। ठीक है। वारसा पैक्ट, ये कोल्ड वार के दौरान दो मुआहदे हुए। एक आपका है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पता होगा आपको, 1949 के अंदर 30 मेंबर्स हैं इसके, ब्रसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। स्टोल्टनबर्ग साहब जो हैं वो इसके क्या हैं जी, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी 30 मेंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, 30 मेंबर्स हैं। 1949 के अंदर ये बनती है आपकी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स के अंदर। ये सारे सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके रिस्पॉन्स के अंदर, और ये जो नेटो है, ये जो आपके कैपिटलिज्म को जो सपोर्ट कर रहे थे, यूएसए वगैरह, ये सारे मुल्क मिलके नेटो एक आपकी सिक्योरिटी अलायंस बनाते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर वारसा पैक्ट बनता है, जो कि ये जो यूएसएसआर था, जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, वो एक वारसा पैक्ट बनाते हैं 1955 के अंदर। ठीक है। तो वारसा पैक्ट किसके रिस्पॉन्स में बना था, नेटो के रिस्पॉन्स के अंदर बना था, जो कि 1949 में बनी थी। और उसके रिस्पॉन्स के अंदर 1951 या 1950, नहीं 1955 है, ऐसे गलत। 1949 और 1955 है, दोनों बिल्कुल सही। अच्छा जी, व्हेन चाइना ज्वाइन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 के अंदर, 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ बनती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, जेनेवा के अंदर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये भी आपका 2022 का सवाल है कि चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था। तो 2001 के अंदर जो सा है वो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने ज्वाइन किया था। और जब ये बनी थी 1995 में, तो पाकिस्तान ने 1995 के अंदर जो सा है उसको वो कर दिया, ज्वाइन कर लिया था। माशाल्लाह, आज तो बड़ी रौनक है, आज तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आए हुए हैं। चलो ठीक हो गया। तो चाइना जो सा है उसने डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 के अंदर, ही हमने पहले देखा हुआ है। यूएसए सिविल वॉर एरा, ये आप लोग मुझे बताओगे, कल हमने पढ़ा है कि यूएसए जो सिविल वॉर है, यूएसए जो सिविल वॉर है, वो आपकी कब से कब तक चली है जी, 19 शाबाश 1961 से, सॉरी 1861 से 1865। वही जो हमने कल देखा था, अब्राहम लिंकन था जो 16वां प्रेसिडेंट था, जिसने स्लेवरी खत्म की, 13th अमेंडमेंट, वही चीजें जो कल वाली। ठीक है। तो 1861 से 1865 तक यूएसए सिविल वॉर। एक साइड पे साउथ थी, एक साइड पे नॉर्दर्न स्टेट्स थी, प्रो स्लेवरी, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, वो सारी चीजें कल वाली अपने जहन में वापस ले आओ। यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब यहाँ चीज, ये इलेक्टेड का वर्ड लिखने का मकसद वही है जो मैं आप लोगों को सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के दरमियान फर्क बताता होता हूँ, कि फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सिकंदर मिर्जा और अयूब खान का फर्क आपको पता है। इसी तरह यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जब भी आएगा तो वो JF कैनेडी था। वो क्या था जी, JF कैनेडी था। लेकिन अगर क्या कहते हैं, इलेक्टेड का वर्ड ना हो, अगर जो सा है वो आपका इलेक्टेड का वर्ड ना हो, इलेक्टेड का वर्ड जो सा है वो ना हो आप लोगों का, तो फिर आप लोगों ने ये रूजावेल्ट जो सा उसको लगाना है। ये रूजावेल्ट साहब क्या थे, कल आप लोगों को मैंने एक इंसान का नाम बताया था, विलियम मैकिनली, जिसको असैसिनेट किया, बल्कि ये सी, हाँ ये सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, विलियम मैकिनली। इस बंदे को, 4 प्रेसिडेंट हमने कल देखे थे ना जिनको असैसिनेट किया गया था, जिनको क्या किया गया था, जिनको असैसिनेट किया गया था, तो उनमें से एक बंदा था ये विलियम मैकिनली। ठीक है, एक गारफील्ड भी था, और उसके बाद आपका एक इब्राहिम लिंकन भी था, एक ये जॉन एफ कैनेडी भी था। तो विलियम मैकिनली जो सा है, जब इसको असैसिनेट किया गया तो उसके बाद ये रूजावेल्ट, ये उसके नाइब प्रेसिडेंट थे, तो ये फिर सदर बन गए थे। तो ये इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, ये इलेक्टेड नहीं थे, ये नायब वजीर आजम थे, तो सदर बन गए। फिर बाद में जब ये इलेक्ट हुए तो उस टाइम पे ये फिर क्या कहते हैं, वो यंगेस्ट नहीं बनते। तो इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ था वो आपका JF कैनेडी था। डेमोक्रेटिक पार्टी से जो सा इसका ताल्लुक था। और देख लेना, मेरे ख्याल में 35th प्रेसिडेंट होगा ये, इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल देख लेना इसको। यूएनओ चार्टर,
यूएनओ चार्टर 26 जून 1945, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूएनओ का चार्टर जो था वो कब साइन किया गया? 26 जून को। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ बनी कब है? 24 अक्टूबर 1945। ये दोनों डेट्स याद रखनी है। चार्टर कब उसका साइन किया गया? 26 जून को। और यूएनओ बनी कब? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897 के अंदर ये जंग लड़ी गई थी। ये आपका अफगानिस्तान, जो उस टाइम पे अफगानिस्तान की एम्पायर थी और ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, अफगानिस्तान के जो ट्राइबल एरिया ट्राइबल्स थे उनके दरमियान, और आपके जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। तो सी ऑप्शन, बैटल ऑफ सारागढ़ी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 2022 का सवाल है, तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। प्यामे मशरिक 1923 के अंदर अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब पब्लिश हुई थी जी? प्यामे मशरिक, मैसेज फ्रॉम द ईस्ट। मैसेज फ्रॉम द ईस्ट को इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहेंगे? आप लोगों ने सबने सुना होगा, प्यामे मशरिक। प्यामे मशरिक जो सी है वो आपकी आई थी जी, प्यामे मशरिक। अच्छा जी, ये आ गया सवाल। कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी इस सवाल में कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है और फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? पता है? क्लियर है? फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का? अयूब खान, ठीक है, जिसको बेसिक डेमोक्रेसी बीडी सिस्टम के तहत इलेक्ट किया गया था। और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि पहला पाकिस्तान का सदर कौन था, तो वो फिर आप क्या कहोगे? सिकंदर मिर्जा था। वो क्या था? सिकंदर मिर्जा। ये वही, जैसे मैंने ऊपर इलेक्टेड आपको JF कैनेडी और उसका बताया, तो सिकंदर मिर्जा क्योंकि गवर्नर जनरल था ना, इलेक्टेड नहीं था, तो पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बदल गई तो ये पहला इसका ओहदा बस चेंज हो गया, ठीक है। तो लेकिन अयूब खान जैसे भी था, बेसिक डेमोक्रेट के हवाले से आया था, BD सिस्टम से आया था, लेकिन इलेक्टेड बंदा था। कायदे आजम प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स। 2-3 सवाल याद रख लेना। 14 पॉइंट्स कायदे आजम ने मार्च 1929 के अंदर पेश किए थे, और वो सेशन मुस्लिम लीग का सेशन हो रहा था दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। दिल्ली का सेशन हो रहा था, उसके अंदर कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। वो सारे आप लोगों ने देखे होंगे, बचपन में सबने पढ़े हुए हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर। जो बड़े वाले नेहरू साहब थे ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये किसने पेश की थी जी? मोतीलाल नेहरू, बड़े नेहरू साहब ने। तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स दिए थे दिल्ली के अंदर। मुस्लिम लीग का इजलास था दिल्ली के अंदर, सेशन था सालाना, तो उसके अंदर जो सा है वो ये इजलास 14 नुकात अपने पेश किए गए थे। अयूब खान डाइड इन, ये भी 2022 में पहली दफा मैंने सवाल ये देखा। तो 1974 के अंदर अयूब खान साहब जो से हैं, अयूब खान साहब की डेथ कब है? अयूब खान साहब जो से 1974 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ये कैलकुलेट करो जरा, कितने साल तक 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन जो सी है वो कितने साल तक आपकी एक्टिव रही थी? एक तो 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी, अयूब खान लेके आया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था इसके अंदर, ठीक है। ये पाकिस्तान की वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। और ये 25 मार्च 1969 तक आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशन रहती है। तो खुद कैलकुलेट कर लो, 1962 से 1969 तक कितने साल बनते हैं? 7 साल। तो 7 साल तक 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन जो सी है वो क्या है? वो इम्प्लीमेंट, वो इन्फोर्स्ड रहती है। वो कितने साल तक इन्फोर्स रही है जी आपकी? 1969 तक। 25 मार्च को यहिया खान आ गया ना, ठीक है। तो 25 मार्च 1969 तक आपकी इन्फोर्स, तो 7 साल बनते हैं, बी ऑप्शन। जान शेर खान, जान शेर खान, जहांगीर खान, ये दोनों पाकिस्तान के स्क्वाश के प्लेयर हैं। तो जान शेर खान को हिलाले इम्तियाज मिला था 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। जहांगीर खान बिलोंग्स टू स्क्वाश। ये जहांगीर खान स्क्वाश के वो प्लेयर हैं जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है कि ये 555 गेम्स तक जो सा है इन्होंने गेम्स खेली थी अनबीटन। इनको कोई हरा नहीं सका था। जहांगीर खान, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं स्क्वाश के, ठीक है। ये क्या है? जहांगीर खान, जान शेर खान, ये दोनों क्या हैं? स्क्वाश के पाकिस्तान के क्या हैं जी? प्लेयर हैं ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अलीम खान ब्रोक द रिकॉर्ड, ब्रेक नहीं ब्रोक होगा, ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ विच एम्पायर इन टेस्ट। तो अलीम डार जोन्स है, इसने ODI के अंदर भी सबसे ज्यादा मैचेस के अंदर एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड अलीम खान क्यों लिखा हुआ है? अलीम डार, मैं इसको सेट कर दूं, अलीम डार ब्रोक, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों आपने नाम याद रख लेने हैं। अगर टेस्ट में पूछ लिया जाए तो स्टीव बकनर है, हमारे पास टेस्ट पूछा गया है। ODIs का पूछ लिया जाए तो रूडी साहब है। ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं।
2022 के अंदर ओडीआईज का पूछा गया था और उससे पहले टेस्ट का पूछा गया था। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा जो आपके एम्पायर वो करवाने का रिकॉर्ड किसके पास है जी, अलीम डार के पास है। और किस किस का रिकॉर्ड तोड़ा टेस्ट में, बकनर साहब का और रूडी साहब का ओडीआईज वनडे के अंदर। शाह वलीउल्लाह इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली टू डिफीट मरहट्टा। शाह वलीउल्लाह साहब जो से हैं, जिनका असल नाम कुतुबुद्दीन था, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया मरहट्टा को हराने के लिए। तो जब ये अहमद शाह अब्दाली आया, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था ना, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं, तो बताओ इसने फिर आके कौन सी जंग लड़ी थी। अहमद शाह अब्दाली, या जिसको अहमद शाह दुरानी कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान से आया था, उसने आके मरहट्टों के खिलाफ एक जंग लड़ी। उस जंग को क्या कहते हैं? 1761 में, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, 1761 के अंदर लड़ी गई थी जंग। ठीक हो गया, तो उस जंग को कहा जाता है जी बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत तीसरी तीसरी जंग, पानीपत की जंग लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी और मरहट्टों के दरमियान, 1761। शाबाश। फर्स्ट टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड इन 1586 बीसी। पहला जो टेम्पल है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनसा है उन्होंने बनाया था, सोलोमन टेम्पल इसको कहते हैं सोलोमन टेम्पल। ठीक है, तो इसको 586 बिफोर क्राइस्ट बीसी के अंदर एक बादशाह था, उसको कहते हैं उर्दू के अंदर बख्त नसर। उसको हम क्या कहते हैं? बख्त नसर कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको लिखा होता है जी, अब मैं किस तरह से, मुझे यहाँ से एक सेकंड, मुझे वो उसे कहते हैं नबुकाद नजर। ठीक है, नबुकाद, इंग्लिश गूगल पे लिख लेना बख्त नजर, बख्त नसर। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। उसने जो सा है इसको फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, जिसको हज़रत सुलेमान ने बनाया था। और ये वही फर्स्ट टेम्पल जहाँ क्या कहते हैं आपका यरूशलेम के अंदर, ये जो फलस्तीन का एरिया है ना, वहाँ ये आपका फर्स्ट टेम्पल हज़रत सुलेमान ने बनाया था। तो इसको जो सा है बख्त नसर ने, या इंग्लिश में इसको नबुकाद नजर कहते हैं, तो इसने 586 बीसी के अंदर फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक हो गया। मुस्लिम रिस्पॉन्स टू वेस्ट मुस्लिम हिस्ट्री, ये किताब है असलम सैयद साहब ने जी, असलम सैयद। ये भी 2022 के अंदर सवाल था एक, बड़ी अजीब, किसी आज तक मेरे लिए भी पहला सवाल है ये, लेकिन आप लोग देख लेना, फिर भी पूछी जाएगी आप लोगों से। तो असलम सईद साहब ने, ये सीधी सी बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर ये किताब है, तो असलम सईद साहब, ए ऑप्शन। आज क्या दिन है? आज का क्या दिन है? 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च। तो 8 मार्च क्या है जी आपका? 8 मार्च आपका वीमेन डे है, इंटरनेशनल वीमेन डे। तो बी ऑप्शन जी, वीमेंस डे है आज। खवातीन को सलाम। अच्छा जी, अगस्त ऑफर 1940 में अगस्त ऑफर करवाई गई थी लॉर्ड लिनलिथ गो साहब ने। लॉर्ड लिनलिथ गो साहब ने, लॉर्ड लिनलिथ गो साहब ने, उसने कहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उसने कहा था कि आपकी कौंसल बना देते हैं, आपकी सीटें बढ़ा देते हैं, आपको ये स्टेटस दे देते हैं, आपको वो स्टेटस दे देते हैं, बस हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कॉपरेट किया जाए, हमारे साथ जो सा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कॉपरेट किया जाए। तो ये लॉर्ड लिनलिथ गो थे। लॉर्ड लिनलिथ गो से किसी को कोई चीज याद आती है इसके हवाले से, कोई और सवाल पीपीएससी ने कभी पूछा हो? लॉर्ड लिनलिथ गो के हवाले से कोई और सवाल पीपीएससी ने पूछा हो? सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका जी, एज अ गवर्नर जनरल या वाइस राय के तौर पे। ठीक है, वाइस राय के तौर पे सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है वो किनका है? लॉर्ड लेलेंथ गो का। और ये लॉर्ड वेवल के हवाले से कोई सवाल याद आता है आप लोगों को? लॉर्ड वेवल के हवाले से, लॉर्ड वेवल के हवाले से कोई सवाल याद आता है? कोई पेनल्टी मेट हो? हाँ बिल्कुल, सेकंड लास्ट जिसको कहते हैं जी। ठीक, पेनल्टी मेट क्या होता है? सेकंड लास्ट वाइस राय हो। और लॉर्ड माउंट बैटन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आखिरी जब पार्टीशन हो रही थी तो उस टाइम पे बैटन साहब, लॉर्ड माउंट बैटन साहब जो होता है वो क्या थे आपके? लास्ट वाइस राय थे। फाटा मर्ज्ड विद डैश बाय विच अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट के तहत फाटा को मर्ज किया गया है जी? 25वीं अमेंडमेंट के तहत, ऐसे ही है, 25वीं अमेंडमेंट के तहत किया गया था, 25वीं अमेंडमेंट के तहत, और बलूचिस्तान सॉरी केपी के साथ। ए ऑप्शन, मई 2018 के अंदर इसको मर्ज किया गया था। ठीक है, मई 2018 के अंदर जो सा है वो इसको क्या किया गया था जी? मर्ज किया गया था। 2018 के अंदर हुई थी ये 25वीं तरमीम केपी की। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द हिंदूज फर्स्ट एक्सेप्टेड अकबर्स दीन इलाही? दीन इलाही लेके आए थे जी अकबर साहब। तो 9 रत्नों में से एक रत्न था, उसका नाम था बीरबल। उसका क्या नाम था जी? बीरबल। तो बीरबल साहब जो से हैं, बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। और ओवरऑल सबसे पहले दीन इलाही को अपोज किसने किया था? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने।
ठीक है। दीन इलाही को सबसे पहले अपोज करने में वाले में से जब भी नाम पूछा जाएगा वो क्या है जी, हजरत ख्वाजा बाकी बिला साहब जो उनसे हैं, उन्होंने दीन इलाही को सबसे पहले अपोज किया था। हाँ जी, 1582 में। अच्छा जी, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स acceded टू पाकिस्तान, तो 13 ने किया था जी, 13 ने किया था। टोटल 562 प्रिंसली स्टेट थी, उनमें से 13 जोन सी हैं वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया था, और बाकी जोन सा है वो क्या है आपकी इंडिया के पास चली गई। ठीक है, तो 13, डी ऑप्शन। कहीं 12 भी मिलता है लेकिन हमने 13 ही करना है। 13 मैंने 2-3 जगह से इसको कंफर्म भी किया था एक बचपन के अपने जमाने में, तो 13 है जी। विच सिटी इज नॉन एज पेरिस ऑफ एशिया, तो वन लाइनर कराची को कहते हैं जी, कराची, बी ऑप्शन, कराची को कहते हैं। फॉर्मल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1950s, क्या था जी पाकिस्तान का पुराना कैपिटल? कराची, कराची था जी पाकिस्तान का पुराना कैपिटल 1950s के अंदर। ठीक हो गया, कौन सा कैपिटल था जी 1950s के अंदर? कराची। अगर टेम्परेरी कैपिटल पूछा जाता 1960s के अंदर तो वो रावलपिंडी था, क्योंकि 1967 के अंदर शिफ्ट हो गया, और 1960 के अंदर फैसला हो गया था कि शिफ्ट करना है, तो टेम्परेरी कैपिटल रावलपिंडी को बनाया गया। अगर यहाँ 60s होता तो फिर हम क्या करते, रावलपिंडी करते। जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी वो कौन सी स्टेट थी? नो आइडिया। त्रिपोली इज द कैपिटल ऑफ लीबिया। त्रिपोली का कैपिटल क्या है जी हमारे पास? त्रिपोली किसका कैपिटल? लीबिया का। जॉर्डन का कैपिटल क्या है? जॉर्डन का कैपिटल क्या है? अमान। ठीक हो गया। ट्यूनिस क्या है? ट्यूनिस तो खुद कैपिटल है ट्यूनीजिया का। ट्यूनिस क्या है? ये ट्यूनीजिया का कैपिटल है। और चेड, जहां से हुसैन इब्राहिम ताहा साहब का ताल्लुक है, चेड, जिसने अभी रिसेंटली अपनी एम्बेसी इसराइल के अंदर ओपन की है, तो चेड, चेड, जमीना। ठीक है, इसका क्या बताया? डी, हाँ जमीना। फेसबुक रेवोल्यूशन नहीं, तुनीजिया के अंदर अरब रेवोल्यूशन। तो फिर इतनी चीजें ना मिक्स किया करो ना, हौसले से चीजें पढ़ो। फेसबुक रेवोल्यूशन नहीं जी, तुनीजिया वही है जहां से आपकी अरब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। अरब रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग। हाँ, तो फेसबुक कहाँ से आ गया? वो एक बंदा था जिसने अपने आप को आग लगाई थी। कहाँ फेसबुक, कहाँ अरब रेवोल्यूशन? अरब स्प्रिंग। विच बैरेज बिराज इज नॉट सिचुएटेड इन सिंध प्रोविंस, कोटरी बिराज भी उधर है जी, गुड्डू बिराज भी उधर है, और आपका एक सखर बिराज है उधर। तौसा बिराज नहीं है जी, तौसा बिराज वहां नहीं। सखर बिराज उधर है। सखर बिराज के बारे में पूछा जाता है, पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बिराज है जी सखर बिराज। ठीक है, जना गुड्डू बिराज है, कोटरी बिराज है, अभी एक और भी बन रहा है कराची बिराज के नाम से। तो तौसा बिराज कौन सा है? ये आपका यहाँ पंजाब के अंदर आता है, तौसा शरीफ, बुजदार साहब का साई का इलाका। तो सी ऑप्शन, तौसा बिराज। स्टोन हेंज, ये आपके मॉन्यूमेंट है, एक पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है, बड़े बड़े से पत्थर स्टोन हेंज, ये आपके यूके के अंदर है जी। ये आपका कहाँ है स्टोन हेंज? ये आपकी, हाँ सक्कर बिराज ओल्डेस्ट है, 1962 के सॉरी 1932 के अंदर बना था। तो ये यूके के अंदर, यूके के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर विल्टशायर, इसी नाम के साथ पूछा गया था आप लोगों का सवाल। ये उनकी मेरे ख्याल में काउंटी है, ये शहर है, देख लेना, लेकिन इंग्लैंड के अंदर है ये आपका स्टोनहेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे पत्थर से हैं लंबे लंबे, इनको गूगल कर लेना, इसको गूगल करना, बड़ा प्यारा सा आपको वो नजर आएगा। हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स लास्ट टाइम कौन सा है, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, फिर मैंने बाद में करेक्ट की थी कि एयरफोर्स और का मैंने बताया था कि इस्लामाबाद है, और नेवी का मैंने कराची बताया था। लेकिन फिर मैंने बाद में इसको क्लियर कर दिया था कि 1975 के अंदर नेवी का हेडक्वार्टर भी कहाँ शिफ्ट हो गया जी, इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट हो गया हुआ। तो इस्लामाबाद और एयरफोर्स इन दोनों का कहाँ है? इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अंदर है आपका किसका? एयरफोर्स का, एयरफोर्स का, और दूसरा किसका आपका? नेवी का। और आपकी जो फौज है, आपकी जो बर्री फौज है, बर्री फौज, जिसके सिपा सलार कौन है? हाफिज आसिम मुनीर साहब। तो उनका जो हेडक्वार्टर है, जिसको जीएचक्यू कहते हैं, जनरल हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? पिंडी। वो कहाँ है? पिंडी। तो जो आपकी बर्री फौज है, आसिम मुनीर साहब की फौज, हमारी प्यारी फौज, उसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। एयरफोर्स जो कि सिद्धू साहब चला रहे हैं, संधू साहब, और नियाजी साहब जो उनसे अमजद नियाजी साहब जो कि नेवी चला रहे हैं, उन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इस्लामाबाद। ठीक है जी। अच्छा जी, अरफात, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये दोनों आपके जो रिवर्स हैं,
ये दोनों आपके एक मुकाम पे आके, मुकाम पे आके मिलते हैं। उस मुकाम को क्या कहते हैं? शत्तुल अरब। उसको क्या कहते हैं जी? शत्तुल अरब कहते हैं जी। ए ऑप्शन, शत्तुल अरब। पाकिस्तान किस ट्रॉपिक के अंदर मौजूद है? पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। इक्वेटर से आप 23.5 डिग्री अगर ऊपर जाओगे नॉर्थ वाली साइड पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। मैंने जियोग्राफी में आप लोगों को बताया था ये। और अगर आप साउथ की तरफ 23.5 आओगे इक्वेटर से नीचे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। तो पाकिस्तान नॉर्थ में आता है, तो पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर आता है जी। पाकिस्तान कहाँ आता है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। न्यू ग्रेंज, ये भी आपके पास एक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस है ये आपकी। तो ये आइसलैंड नहीं, आयरलैंड के अंदर। ए ऑप्शन। ये भी आपकी कहाँ है जी? आयरलैंड के अंदर है जी। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी? करेक्ट हो जाएगी, ए ऑप्शन। अच्छा जी, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्थ अमेरिका? तो पैराग्वाय। पैराग्वाय, ठीक है। ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है। यूरुग्वाय, पैराग्वाय, आपका ये सारे, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिकन मुल्क हैं, ठीक है। और जो पैराग्वाय है आपका, यूरुग्वाय, और उसके बाद अर्जेंटीना, ये सारे मुल्क ये आपके कहाँ आते हैं? ये आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। तो सी ऑप्शन। विच सिंगर मेड द मून वॉक डांस फेमस? आपको अगर सर जी क्या क्या याद करवा रहे हो, तो माइकल जैक्सन साहब जी। माइकल जैक्सन साहब। माइकल जैक्सन साहब जो से हैं, माइकल, एक सेकेंड, माइकल जैक्सन, तो ये अमेरिकन सिंगर थे। इनका एक डांस बड़ा फेमस था, मून वॉक। तो पीपीएससी को पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा कि हम तो आप लोगों से पूछेंगे। फिर एक और इंसान आया, उसको भी बड़ा ये पसंद आया, माइकल जैक्सन। तो उसने इसकी डेट ऑफ डेथ भी पूछ ली कि कौन से साल के अंदर माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी। तो ये आप लोग देख लेना। इसका ये ईयर तो मुझे पता है 2009 है। 2009 के अंदर इसकी डेथ हुई थी माइकल जैक्सन की। और इसका मंथ और डेट आप लोगों के ऊपर जो सा है वो असाइनमेंट रह गई, ये खुद देख लेना, क्योंकि माइकल जैक्सन पीपीएससी को बहुत पसंद है। रिलेशन बिटवीन हजरत इस्माइल एंड हजरत इसहाक, तो दोनों भाई हैं जी। दोनों भाई हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं दोनों। दोनों पैगंबर हैं अल्लाह ताला के। तो हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, ये आपस में क्या हैं जी? भाई। दोनों क्या हैं जी? भाई हैं जी। ए ऑप्शन। सेकंड विमेन हु एक्सेप्टेड इस्लाम, फर्स्ट हजरत खतीजा, दूसरा उम्मे फजल, जिनको लुबाबा बिनते हारिस भी कहते हैं। सबसे पहले खवातीन में इस्लाम कबूल करने में क्या है? हजरत खतीजा। और सेकंड हमारे पास क्या है जी? लुबाबा, लुबाबा बिनते हारिस। तो यार स्टेप बरदर कर लो बस, तुसी खुश रहो। स्टेप बरदर कर लो, स्टेप बरदर कर लो बस। ठीक हो गया जी। तो सेकंड विमेन क्या है जी हमारे पास? लुबाबा बिनते हारिस, उम्मे फजल। सिल्क वाज फर्स्ट डिवेलप्ड या मेड या डिस्कवर्ड, तो चाइना। ये ऑप्शन, चाइना, ठीक है, चाइना, जिसकी वजह से सिल्क रोड भी आपकी मशहूर है। इन विच ईयर मलाला यूसुफ, सॉरी, इन विच सिटी मलाला यूसुफजई बॉर्न? मिंगोरा, सवात के अंदर। मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि ये भी पीपीएससी ने सवाल इस दफा पूछा था कि किस सिटी के अंदर जो सा है वो आपकी, किस सिटी के अंदर आपकी मलाला यूसुफजई की पैदाइश हुई थी? तो मिंगोरा, सवात के अंदर। इनके हस्बैंड का नाम भी आपको बताया कि एफपीएससी में पूछा गया था, असीर मलिक। 2014 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला 17 साल की उम्र के अंदर। ये सारे सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं मलाला यूसुफजई साहब की। के हाउ मैनी न्यू गेम्स एडेड इन ओलंपिक्स 2020? ये वही ओलंपिक्स 2020 है जो कि 2021 में 23 जुलाई को शुरू हुआ था। तो 4 गेम्स ऐड की गई थी जी इसके अंदर। 4 गेम्स ओलंपिक्स 2020 जो कि 2021 में खेला है, नहीं, 4 की गई थी। चार, 4 हैं गेम्स। इसमें 5 ना, मैंने इसको दोबारा देखा था। मैंने इसको दोबारा भी देखा है आज। तो आज ही बल्कि मैंने ये ना स्लाइड्स ओपन करके ना ये एमसीक्यू से मैं गुजरा हूँ। तो 4 हैं। मैंने ओलंपिक्स की वेबसाइट भी ओपन करके देखी थी। तो 2016 में ना प्रपोजल दिया गया था 5 गेम्स का। लेकिन 2021 और 22 का जो मैंने आर्टिकल्स देखे हैं ना, जो मैंने खुद अभी, मैं इसके ऊपर कुछ 15 से 20 मिनट लगाए हैं इसी एमसीक्यूज के ऊपर। तो 4 हैं। अगर किसी को 5 वाला दोबारा कोई और मिलता है तो मुझे बताना। मैंने तो 4 वाला देखा है। लास्ट टाइम शायद मैंने जब ये पढ़ाया हो तो तब मैंने 5 बताया था। लेकिन तब भी मैंने बाद में ये बताया था कि 4 है। मुझे किसी ने कहा था सर जी इसमें 5 गेम्स ऐड नहीं की गई। ओलंपिक्स की अपनी वेबसाइट के ऊपर, ओलंपिक्स.com जो वेबसाइट है ना उनकी, तो उसमें 4 गेम्स का आता है कि 4 गेम्स ओलंपिक में दो, ये है भी आर्टिकल भी 2021 का है। तो उस लिहाज से मैंने फिर देखा तो ये 4 ऐड की गई हैं जी। अच्छा जी।
थीम ऑफ ओलंपिक्स यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, ये एफपीएससी में कितनी दफा सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका थीम क्या था, टोक्यो के अंदर खेली गई, और यूनाइटेड बाय इमोशंस इसका क्या था, हमारे पास थीम था। अब पूछने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि विंटर ओलंपिक्स कहाँ होना है, पेरिस में कौन सा होना है, इटली में कौन सा होना है, लॉस एंजलिस में कौन सा होना है, ब्रिस्बेन में कौन सा होना है ना, ऐसे ही है। बिल्कुल नहीं ना। ओके। लॉस एंजलिस में कौन सा होना है, लॉस एंजलिस में। अब मैं भी पेरिस तो इटली मैं भी नहीं पूछूंगा, अब लॉस एंजलिस में बताओ ना कौन सा होना है। 2018। 2028 विंटर देखे, कोई 28 कह रहा है। विंटर 2028 में विंटर होगा कि समर होगा, कहा था लिखो, समर है। 2020 में जब टोक्यो समर हो रहा है तो फिर 2024 में होगा, 2024 के बाद 2028 में होगा। समर है ना, समर है। बस ये ऐसी 2028 में आपका समर ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स है। और फिर 2032 में समर ओलंपिक्स जो ब्रिस्बेन में होना है। चलो, मैंने कहा था रिवाइज करो, चलो दोबारा बताओ। 2021 का, चलो 2020 का, 2020 का जो समर ओलंपिक्स था वो कहाँ हुआ है, 2020 का समर ओलंपिक्स कहाँ हुआ है। अच्छा, 2022 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुआ है, चाइना के अंदर। अच्छा, उसके बाद विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा, 4 साल बाद होता है तो 2026 बनता है। 2026 का विंटर ओलंपिक्स अब कहाँ होगा फिर, इटली के अंदर होगा। तो पेरिस के अंदर कौन सा ओलंपिक्स होना है, पेरिस के अंदर कौन सा होना है, 2024 का समर ओलंपिक्स। अच्छा, 2000 2026 की कॉमनवेल्थ की गेम्स कहाँ होनी है, 2026 की कॉमनवेल्थ की गेम्स कहाँ होनी है। अब मैं भी तो ओलंपिक्स ओलंपिक्स तो नहीं खेलूंगा ना, कौन दसो ना। 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होनी है, ऑस्ट्रेलिया में। शाबाश, 2022 की कहाँ हुई है, 2022 की हुई है इंग्लैंड के अंदर, और 2026 की कहाँ होनी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये सारे याद कर लो कितनी दफा कहा है, सुबह दोपहर शाम इनकी डोज लिया करो। ग्रेटा थनबर्ग, कहाँ से ताल्लुक है इनका जी, स्वीडन से ताल्लुक है इनका, ग्रेटा थनबर्ग का। तो टाइम जो सा है वो पर्सन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है हर साल। तो 2019 का जो सा है वो ग्रेटा थनबर्ग साहिबा को मिला था, 2019 का अवार्ड। 2020 का मेरे ख्याल में जो बाइडन को और कमाला हारिस को मिला था, 21 का एलन मस्क को मिला था, और 2022 का आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, 20 का जो बाइडन और कमाला हैरिस को, 21 का एलन मस्क को, और 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स का किसको अवार्ड मिला है, शाबाश, व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, सफीर हफ्सा, शाबाश। ठीक है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की साहब जो कि कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, उनको अवार्ड मिला हुआ है, और उनको पर्सन ऑफ द ईयर टाइम ने डिक्लेयर किया है। घर से घर तक अफसाना है जी, अहमद नदीम कासमी साहब मशहूर हैं अफसाने लिखने के लिए। अहमद नदीम कासमी साहब जो उनसे किसके लिए मशहूर हैं, अफसाने लिखने के लिए मशहूर हैं। अच्छा जी। विच कम्युनिटी इन कोयटा इज थ्रेटेंड मोस्ट, हजारा कम्युनिटी। ए ऑप्शन, हजारा कम्युनिटी जो है उनके ऊपर क्योंकि अटैक हुए थे तो उसके रिलेटेड ये सवाल पूछा गया था। तो हजारा कम्युनिटी। व्हेन मलाला गॉट नोबेल पीस प्राइज एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में उनको पीस प्राइज मिला था जी, 2014 के अंदर। ठीक है, 2014 के अंदर एक इंडियन थे साथ, कैलाश नाम था ना उनका, कैलाश, तो उनके साथ इनको मिला था। और मलाला साहिबा जो हैं वो यंगेस्ट हैं जी, पूरी दुनिया में यंगेस्ट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, यंगेस्ट नोबेल प्राइज के लिए। इस्लामिक कैलेंडर रेफर्स हिजरत मदीना, जब मदीना हिजरत हुई है उसमें आपका इस्लामिक हिजरी जो कैलेंडर है वो क्या आपको बताता है, हिजरत मदीना हजरत उमर के दौर के अंदर जो सा है ये इस्लामिक कैलेंडर आपका स्टार्ट हुआ था। हु वाज द सिस्टर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा, हजरत फातिमा।
ठीक है, हजरत फातिमा, सी ऑप्शन। 18th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान पास्ड बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? कौन थे जी 2009 के अंदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट? आसिफ अली जरदारी। ठीक हो गया, जरदारी साहब जी। बी ऑप्शन, आसिफ अली जरदारी साहब थे जी। गंडा सिंह बॉर्डर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है आपका, एक तो वाघा बॉर्डर है ना, एक और है आपका कसूर वाली साइड पे गंडा सिंह बॉर्डर। तो वो क्या है जी, कसूर और फिरोजपुर। पाकिस्तान पे कसूर है, वहां आपका क्या है जी, फिरोजपुर है। वो आपका क्या है जी, एक आपका फिरोजपुर है। इसी तरह आपका करतारपुर कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पता है? पाकिस्तान की साइड पे नारोवाल है, पाकिस्तान की साइड पे क्या है, नारोवाल है। इंडिया वाली साइड पर क्या है जी आपका, इंडिया वाली साइड पर कौन, पता है किसी को? अमृतसर। उसे क्या, वो उनका जिला है, उसका नाम है, उसका जिला जो सा है उसको, मेरे ख्याल में उसका नाम गुरदासपुर है जी। दरबार नहीं नहीं, जिले जिला है, जैसे हमारा नारोवाल है ना, तो वो आगे तो वो फिर आ जाता है वहाँ, उस क्या कहते हैं, लेकिन वो जिला है। उसको आपका क्या है, क्या कहते हैं, दरबार पंज, वो उस तरह से नहीं कहेंगे, वो जिला है। जिला जो सा है वो आपका क्या है, गुरदासपुर ही आएगा। ठीक है, तो कसूर और फिरोजपुर आपने इसका याद रखना है। और करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह कब हुआ था, किसने किया था? सॉरी सॉरी, हाँ, डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक, हाँ। मैं गुरदासपुर कह रहा हूँ, डेरा बाबा नानक है, बिल्कुल डेरा बाबा नानक है। डेरा बाबा, एक साइड पे इधर करतारपुर है और वहाँ डेरा बाबा नानक है। सॉरी, करतारपुर में पाकिस्तान वाली साइड पे नारोवाल है, और इंडिया वाली साइड पे क्या है जी, डेरा बाबा नानक, डेरा बाबा नानक। 9 नवंबर 2019 में इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, शाबाश। 9 नवंबर, 9 नवंबर, हाँ बिल्कुल 9 नवंबर 1900, सॉरी 1919 कह रहा हूँ, 2019। अच्छा जी। कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोल्ड डेजर्ट भी है जी, स्कर्दू के अंदर, जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कतपाना डेजर्ट। इसे बयाम क्या कहते हैं इसको, इसका और भी बी से नाम बनता है, बयाम का, इस तरह से। अब मुझे जहन से स्किप हो रहा है, कोई अभी यहाँ लिख देगा वो मुझे। बयाम की नहीं नहीं, वो इसी तरह का ही है, कटपाना डेजर्ट जो सा। अब मैं इसका, कटपाना डेजर्ट, अब मैं इसको लिखूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा। कटपाना डेजर्ट जो सा है, इसको बयाम को, ठीक है। क्या है जी सर, फ्रिंगा नहीं, फ्रिंगा डेजर्ट कहाँ से आ गया? बयामा नापको। ठीक है, उसका क्या है, बयामा नागपो। इसका तो दूसरा नाम है बयामा नागपो, बयामा नागपो इसका नाम है जी दूसरा, बयामा नागपो। ये कटपाना डेजर्ट का स्कर्दू के अंदर है, जीबी के अंदर ही है आपका। अच्छा जी, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम ओमान से खरीदा था जी, 5.5, 5.5 बिलियन। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे, फिरोज खान नून साहब थे, जब पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था। ठीक है, पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था 1958 के अंदर, कहाँ से जी, ओमान से। 5.5 बिलियन जो था वो लेके, तो ओमान से, ये ऑप्शन। म्यूटनी वॉर स्टार्टेड इन, म्यूटनी वॉर जो सी है वो आपकी 10 मई 1857 के अंदर, मई 1857 के अंदर म्यूटनी वॉर, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और कौन से शहर से स्टार्ट हुई थी जी, ये आपकी मेरठ, मेरठ। ठीक है, मेरठ से ये आपकी 1857 की जंग आज़ादी जो सी है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। जमीन किसी को ऐसे थोड़ी गिफ्ट दे देता, इतना बड़ा आपकी ग्वादर पोर्ट थी, कुछ पैसे उसने वैसे ही ले लिए होंगे गिफ्ट के तौर पर। अच्छा जी। वैन कुतुबुद्दीन, वेयर कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का बारे में पता है ना, स्लेव डायनेस्टी हमने पढ़ा है सारा। स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी इन्होंने। और उसके बाद 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आपके, तो
नहीं 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 5.5। तो लाहौर अनारकली के अंदर जौन सा है इनका क्या है जी, इनका जो इनकी कब्र है वो कहाँ है जी, इनका मज़ार कहाँ है, टॉम्ब कहाँ है इनका, लाहौर अनारकली के अंदर। 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी बिल्कुल वहां तक ही चली थी, और इनकी डेथ हुई है 1210 के अंदर। आप लोग तो मेरा काम आसान कर देते हो। 1210 के अंदर इनकी डेथ हुई है। और क्या खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी? चौगान, शाबाश, चौगान पोलो खेलते हुए। ठीक है, यही बादशाह थे जो कि पोलो खेलते हुए, चौगान जिसको कहते हैं, वो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी। स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद, पहले मुस्लिम रूलर भी जब पूछा जाता है तो वो क्या थे, यही कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे। ठीक हो गया। ओके हो गया जी। ये आपके 55 MCQs थे। बाकी जीके के आपके 2 लेक्चर्स हैं, और अगर एक और स्लाइड्स आपकी मिल गई मॉनिटर और एडी वाले उसकी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह फिर सैटरडे को लेक्चर ले लूँगा, वरना सैटरडे को रेस्ट करना और अपना अच्छा अच्छा टेस्ट देना। उम्मीद है तैयारी अच्छी हो रही होगी। ठीक है जी। ओके जी, ठीक है जी। ओके है, समझ आ गई आज। ओके।